हेलो व्यूवर्स, हेल्थ टॉक के ऑफिशियल चैनल पे मैं अजय शुक्ला आपका होस्ट आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हमारे हिल टॉक पे एक नया सेशन शुरू हो रहा है जो कि अभी तक इसके पहले अनटच्ड रहा है, जो कि है इनफर्टिलिटी। तो अब इनफर्टिलिटी से के विषय में बात करने के लिए हमने जिनको चुना है उनका नाम है डॉक्टर रजनी चौरसिया मैम, जो कि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है। और इनका जो जोन है काम करने का वाराणसी है, वाराणसी में प्रैक्टिस करती है। और आपके शहर जौनपुर में भी त्रिभुवन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल पे हर मंगलवार को आपका आगमन होता है। आप 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक के बीच में यहाँ पे मौजूद रहती हैं और यहाँ के केसेस को देखती है। तो एक छोटा सा इंट्रो मैम आप अपना लोगों को बताइए, उसके बाद फिर हम आगे बातचीत का सिलसिला शुरू। जी, मैं डॉक्टर रजनी चौरसिया, मैं स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं वाराणसी में शिवदासपुर मड़वाड़ी में ईशान स्पेशलिटी क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ। जी धन्यवाद मैम। जब भी बांझपन की बात होती है तो सबसे पहले महिलाओं के अंदर की कमियों को देखा जाता है। बांझपन का जब भी नाम लिया जाता है तो लोगों को लगता है कि महिलाओं में ही कोई कमी है, उनको ही इसका दोषी ठहराया जाता है। ये कितना उचित है, ये सही है या गलत है, इसको प्रकाश डालें। जी, पहले ये होता था कि बांझपन के मामलों में सामान्यतः महिलाओं को ही दोषी माना जाता था। बट आजकल हमारे पास जो दंपति आते हैं तो जब हम उनकी जांचें करवाते हैं तो उसमें पुरुषों में भी जांच में गड़बड़ी आती है और करीब 50% मामलों में पुरुष में समस्या आती है। तो बांझपन के लिए पुरुष भी जिम्मेदार हैं। बांझपन के केस में मतलब कपल्स को साथ में ही आपके पास आना चाहिए, जिससे आपको काउंसलिंग करनी हुई आसानी रहती। कई बार क्या होता है कि लोग अकेले, महिलाएं आती हैं आपसे बात करती है, पुरुष थोड़ा सा कटते हैं, तो ये कितना गलत है, क्या है ऐसा है? जी, हमारे पास जब बांझपन के लिए महिलाएं आती हैं तो हम उनसे बोलते हैं कि अपने हस्बैंड को साथ में लेकर आइए, क्योंकि दंपति जब साथ में आएंगे तो उस कंडीशन में हम दोनों को साथ में काउंसिल कर पाते हैं, क्योंकि पुरुष की भी जांच होनी है, महिलाओं की भी जांच होनी है, तो सारी चीज़ों को समझाना हमारे लिए आसान होता है। तो पुरुष की उम्र का क्या महत्व है बांझपन में? मतलब पुरुष की उम्र अगर ज़्यादा उम्र है तो क्या बांझपन पे इम्पैक्ट करता है, इनफर्टिलिटी होती है उस केस में? उसके ऊपर थोड़ा सा बताते हैं। जी, पुरुष की उम्र का भी बांझपन पर प्रभाव पड़ता है। यदि पुरुष की उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो गई है तो उसके में शुक्राणुओं की संख्या एवं शुक्राणुओं की गतिशीलता और उनकी क्वालिटी ये सब कम होने लगती है, जिसका किसी महिला के गर्भधारण पर बहुत असर होता है। आजकल जो टर्म है IVF, जब भी बात बांझपन की होती है तो लोगों को लगता है इसका निवारण सिर्फ IVF के पास। तो इस कंडीशन में आप क्या सजेशन देते हैं? क्या IVF के अलावा भी कुछ है जो बांझपन को ठीक कर सकता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट या चीज़ें हैं, तो उसके विषय में जी, जनरली महिलाएं जब साथ में अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं, एक साल तक गर्भधारण की कोशिश कर रही हैं और गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में किसी भी डॉक्टर या क्लिनिक को विजिट करती हैं। तो लोगों के मन में ये भ्रांति है कि IVF ही एकमात्र उपाय है और IVF खर्चीला होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। IVF के अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि जब हम मरीज़ की जांचें करवाते हैं तो उसमें कई बार हमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जांच में पाए जाते हैं। तो कई बार मरीज़ को सिर्फ हार्मोनल बैलेंस करने से ही वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। या बहुत बार होता है उनकी जो जीवन शैली है उसमें हम बदलाव करने का उनको सुझाव देते हैं। कभी कभार कोई दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शंस या IUI, इन सब के माध्यम से भी महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं। और IVF की ज़रूरत हमें सिर्फ 15 से 20% केसेस में ही पड़ती है, जहाँ दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं या जहाँ शादी के कई साल के बाद भी बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो IVF को हम अंतिम उपाय के रूप में यूज़ करते हैं। जहाँ पे दुनिया ये कहती है कि IVF ही एकमात्र बांझपन का उपाय है, वहाँ पे मैम का ये कहना है कि उचित जीवन शैली पे ध्यान देना और कुछ ऐसे हार्मोनल डिसबैलेंस हैं जिनके ऊपर काम करके भी आप बांझपन को सही कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी के केस में आप अच्छे डॉक्टर्स को मिलें, अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट लें। IVF के अलावा भी आप एक बार प्रयास करें कि हो सकता है कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अगर ठीक किया जाए तो आपका बांझपन दूर हो सकता है। तो मैम डॉक्टर्स का चुनाव कैसे करें इस केस में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। क्या फैक्टर देखना चाहिए कि अच्छा डॉक्टर चुनने से पहले बांझपन के केस में? जी, डॉक्टर के चुनाव में मैं आपको सुझाव दूंगी
कि आपको एक क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए, जिसके पास MBBS, उसके आगे MD, MS, DNB इस तरीके की डिग्री हो, और इसके साथ में उन्हें कोई बांझपन को लेके इनफर्टिलिटी का कोई कोर्स किया हुआ हो। उनके पास आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल सही सलाह मिलेगी। सबसे ज़्यादा समस्या जो हमें देखने को मिलती है वो पुरुष बांझपन के मामले में है, क्योंकि पुरुष स्वयं जाके अपनी रिपोर्ट करा लेते हैं, चेक करा लेते हैं, किसी भी लैब में सीमेन की जांच करा लेते हैं, और उसमें यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो पुरुषों को ये समझ नहीं आता है कि हम किसके पास जाएं। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि पुरुष बांझपन का इलाज भी लेडी डॉक्टर ही करती है, जो कि महिला बांझपन का इलाज करती हैं। तो भ्रांति रहती है कि पुरुष के को बांझपन की शिकायत हो तो वो कहाँ पे जाए, तो मैंने उसको क्लैरिफाई किया है कि जो भी बांझपन के डॉक्टर हैं, इनफर्टिलिटी के डॉक्टर हैं, वो महिला है, उनके पास जाए, जो भी है मेल फीमेल जो भी है उनके पास जाए, तो वहीं पे आपको उसका उपाय भी मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मैम। लोगों में हमारा जो ग्रामीण इलाका है खास करके, वहाँ पे लोग प्रेफरेंस देते हैं तंत्र विद्या को, कि तंत्र विद्या इस चीज़ को ठीक कर सकता है। आप देखते भी होंगे बहुत सारे केसेस में लोग डॉक्टर्स को क्विट करके जाते हैं तंत्र मंत्र की दिशा में। उसका क्या आप इम्पैक्ट मानती है, इन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट होता है क्या तंत्र मंत्र? जी, तंत्र से मैं बोलूँगी, तंत्र विद्या का बांझपन का कोई इलाज तंत्र विद्या से नहीं होता है। पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहूँगी, आजकल भी इस ज़माने में ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग तांत्रिक के पास जाते हैं और बांझपन का इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, और जो कि वो हमारे पास जब आते हैं तो तंत्र विद्या पे वो अपना काफ़ी पैसा खर्च कर चुके होते हैं। उससे कम खर्च में तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस जो भी उनकी जांचें हैं और इलाज हो जाता है। तो मेरा आपसे यही सलाह है कि आप तंत्र विद्या के चक्कर में ना पड़ें और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाकर अपना बांझपन का इलाज करवाएं। जी मैम, एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा कि जो गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं और जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, उसकी कैटेगरी आपने बताई, तो इन दोनों में क्या कुछ बेसिक डिफरेंस होता है? जो जैसे आप बेसिक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और साथ में उनने इनफर्टिलिटी का अलग से कोर्स किया हुआ है। जी, इनफर्टिलिटी का जी इनफर्टिलिटी का अलग से कोर्स किया हुआ हो तो वो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहलाते हैं, और उन्हें अच्छी जानकारी होती है बांझपन के केसेस को कैसे हैंडल करना है। मैम, आज के आधुनिक दौर में एक बड़ा नाम महिलाओं में उभर के आ रहा है बांझपन में, जैसे PCOD या PCOS की जो समस्या है, ये आज बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम बन के उभर के सामने आ रहा है। तो इसकी पहचान कैसे करें, या ये क्या होता क्या है, इनफर्टिलिटी पे इसका कितना इम्पैक्ट है, इस विषय में आप जरा। जी आजकल हमारे पास OPD में PCOD या PCOS की बहुत ही लड़कियां और महिलाएं दोनों हमारे पास आती हैं। जी, महिलाओं में खास तौर से PCOD बांझपन का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जिन महिलाओं को PCOD होता है उनकी माहवारी नियमित नहीं होती है, जिसकी वजह से जो अंडा बनना और फूटना, ओव्यूलेशन जो होता है वो टाइम पे नहीं हो सकता है, नहीं हो पाता है, और इस वजह से महिलाओं में बांझपन होता है। तो इसके लिए हमें महिलाओं को सलाह देनी होती है कि आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करें। जैसे जो महिलाएं यदि ओबीज हैं, बहुत ही मोटापा है जिनको, तो अपना वज़न कम करने की सलाह देते हैं उनसे। खान पान में मैदे वाली चीज़ें, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें और फास्ट फूड ना लेने की उन्हें सलाह देते हैं, और कोई फिज़िकल एक्टिविटी जैसे चलना, साइकिल चलाना, योगा, ये सब हम रेगुलर बेसिस पे करने की सलाह देते हैं। इसके साथ साथ हम महिलाओं को दवाइयाँ देते हैं ताकि उनके अंडे बन सकें, फूट सकें, और महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं इतने इलाज के बाद। इसकी पहचान कैसे करते हैं कि मतलब इंसान को अगर PCOD है तो उसकी पहचान कैसे करते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं इसके, इस विषय में थोड़ा? जी इसकी पहचान करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो है कि हम महिलाओं से उनकी हिस्ट्री लेते हैं, तो जनरली उनकी हिस्ट्री में होता है कि उनकी माहवारी नियमित नहीं आ रही है, 2 महीने 3 महीने, किसी महिलाओं की 6 महीने पर भी माहवारी आती है, या कुछ महिला ये कंप्लेन करती है कि जब तक वो दवाई नहीं लेती है उनकी माहवारी नहीं आती है। दूसरा, महिलाओं का वज़न ज़्यादा होता है। तीसरा, हम अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड में जो अंडेदानी होती है उसमें छोटी छोटी फॉलिकल्स अल्ट्रासाउंड में दिखती है, जो कि आपका PCOD का बताता है कि PCOD महिला को। तीसरा, हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस आता है,
इन सभी कारणों से हम पीसीओडी का पता लगा लेते हैं। लड़कियों में आजकल की जो जनरेशन है उसमें बड़ा सामान्य कॉमन क्यों होता चला जा रहा है, इसका क्या नाजी के सब लगभग लोगों को पीसीओसी किस लड़कियों में इसलिए कॉमन होता जा रहा है क्योंकि आजकल लोग फिजिकल एक्टिविटी जो है वो लोगों की बहुत कम हो गई है और लोग खान पान में बहुत ही हाई कैलोरी फूड ले रहे हैं। हाई कैलोरी फूड एंड जंक फूड साथ में, जो फास्ट फूड है बाहर का, लोग चाउमीन, बर्गर या जो पैक्ड फूड आइटम्स हैं, या घर पे भी लोग डीप फ्राइड फूड आइटम्स बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने लग गए हैं और उसके हिसाब से लोगों की फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, जो कि पीसीओएस का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। आप अगर हम खान पान की बात करें, एक जनरल वे में जो डेली हमारा रूटीन होता है उसमें आप किस तरीके के खान पान को प्रेफर करना है बताएं। जी, डेली रूटीन में हम लोगों को ये सलाह देते हैं कि घर का बना हुआ खाना, जैसे आपका रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इसके साथ दूध, दही, फल और हरी सब्जियां, इनके सेवन पे हम बहुत जोर देते हैं। आपको अपने स्वाद के लिए यदि फास्ट फूड या कोई डीप फ्राइड आइटम्स, पैक्ड आइटम खाना है तो उसका आप एक नियम बनाएं, जैसे महीने में 1 दिन, 15 दिन में 1 बार, बहुत है तो सप्ताह में 1 बार। उससे ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे आप ये फास्ट फूड ना लें। पीसीओडी की जो समस्या है, क्या ये एक नॉर्मल व्यक्ति ऐसा आपके फिजिक को देख करके भी समझ सकता है क्या कि ऐसी समस्या इनके साथ है इस तरीके की? जी, एक तो जो लड़कियां होती हैं वो बताती हैं कि हमें माहवारी समय पे नहीं आ रही है। दूसरा, उनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, वजन, ठीक है। तीसरा, उनके चेहरे पे और बॉडी पे अनचाहे बाल आने लगते हैं और उनके चेहरे पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। तो इसको देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फीमेल को या इस लड़की को पीसीओएस की समस्या हो सकती है। पीसीओडी की समस्या जब हो एक महिला को तो वो नज़दीकी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करे, उसके विषय में अच्छे से काउंसलिंग कराए तो उसकी समस्या आसानी से ठीक हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक जानकारी और चाहूँगा कि जो भी हमारे जौनपुर के आसपास के क्षेत्रों के ऐसे कपल्स हैं जो इनफर्टिलिटी से परेशान हैं, आप दिक्कत में है, वो आप तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं? क्योंकि आप वीक में सिर्फ 1 दिन आती हैं, वो भी 2-3 घंटे के लिए, तो क्या प्रोसेस है यहाँ पे आपके साथ जुड़ने का या जो भी है कैसे हो सकता है? जी, मैं हर मंगलवार को जौनपुर में त्रिभुवन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में दोपहर के समय आती हूँ। इसके बीच में यदि किसी भी दिन आपको दिखाना है तो बनारस में शिवदासपुर मंडवाड़ी में ईशान स्पेशलिटी क्लिनिक, वहाँ मैं उपलब्ध रहती हूँ। तो जौनपुर में रजिस्ट्रेशन का क्या कॉल के थ्रू कैसे हो सकता है? जी, जौनपुर में आप जो त्रिभुवन सिंह मेमोरियल का नंबर है उस पर आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, या जौनपुर में जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रिया परमार, फिजिशियन, आप उनसे आके भी शुरू में संपर्क कर सकते हैं। तो जो भी हमारे क्षेत्र के आसपास के जो भी कपल्स हैं जो इनफर्टिलिटी से परेशान हैं, वो आपको नंबर दिख रहा होगा हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में। अभी हम जो बात कर रहे हैं इसी दौरान आपको नंबर भी नीचे दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आके मैम से मिल सकते हैं। क्योंकि मैम एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ साथ एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी हैं, तो आप हो सकता है कि छोटे से चेंज से एक हार्मोनल डिसबैलेंस या आपके रहन सहन, खान पान, ज़्यादातर मैम ने काउंसलिंग आपका किया तो हो सकता है कि आपको IVF की तरफ ना जाना पड़े, आप बहुत बड़े खर्चे से बच के आप अच्छे ट्रीटमेंट से यहीं पे आपका इलाज हो सकता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक बार मैम से जौनपुर में आके या वाराणसी में जाके ज़रूर मिले, अपनी समस्याओं की काउंसलिंग कराएं, आपको उचित निदान मिलेगा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो। नेक्स्ट सेशन में हम बात करते रहेंगे। अभी जैसे हम अलग अलग सेगमेंट पे वीडियो बना रहे हैं तो कई बार क्या लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमसे अगर पूछना चाहते हैं तो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसी कैटेगरी के वीडियो हम फिर से मैम से मिल करके बात करेंगे। जैसे हमारे आपको पीडियाट्रिक्स के दिख रहे होंगे, डेंटल के दिख रहे होंगे, कार्डियो के दिख रहे होंगे, अभी जैसे हमारा पहला इनफर्टिलिटी का है, तो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप इस सेम वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजिए, हम फिर से बात करेंगे रिपीटेड और आपका आंसर उसी कमेंट बॉक्स में देने की भी कोशिश करेंगे। अगर कोई समस्या ज़्यादा है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा सोशल साइट्स आपको दिखेगा, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिखेगा और उस आपके क्वेश्चंस का हम एक सेग्रीगेट करके हम आगे चर्चा का विषय बनाएंगे और इस पर बात करेंगे जिससे आपकी समस्याओं का आसानी से निदान हमारे हेल्थ टॉक के माध्यम से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।